डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं और आप उनका उत्तर दे सकते हैं तो आपके 100% 50 नहीं 60 नंबर 100% कंफर्म है इस वीडियो में जितने टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसके आधार पर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आपके कितने सारे टॉपिक तैयार है, तैयारी का स्तर कैसा चल रहा है। चलिए दोस्तों आज का सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का नियमित प्रचलन उपयोग में किया था? जी, स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। जी दोस्तों, भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए सबसे पहले विम कर्टिसेज ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो यह जो थे विम कर्टिसेज जो थे शैव मत का अनुयायी था और इसके कुछ सिक्कों पर दोस्तों भगवान शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति मिलती है। और ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों इसने खुद को जो है महेश्वर की उपाधि दे रखी थी, महेश्वर की उपाधि धारण कर रखी थी। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित अभिलेखों में किस में अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो दोस्तों सम्राट अशोक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे संबंधित इनके शिलालेखों से संबंधित जो है प्रश्न 100% पूछा जाता है। इस प्रश्न के लिए बात करें तो ऑप्शन नंबर ए गुर्जरा में बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? जी दोस्तों अगर हम बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन नंबर बी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम क्या थे? देवगुप्त था, देवराज था, देवश्री, और ये सारी जो है इन्होंने उपाधियां धारण कर रखी थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? जी दोस्तों धर्मपाल, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। धर्मपाल दोस्तों महान पाल राजा था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो दोस्तों यहां से आपको यह भी पता चल जाएगा कि त्रिकोणात्मक संघर्ष के हिस्से कौन कौन थे। जी 8वीं शताब्दी में दोस्तों कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियां कौन कौन सी? पाल, गुर्जर और प्रतिहार, और राष्ट्रकूट के बीच जो है संघर्ष प्रारंभ हुआ जो लगभग 200 वर्षों तक चला। और इस त्रिकोणात्मक संघर्ष का अंत जो है गुर्जर प्रतिहार की अंतिम विजय से हुआ। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा क्योंकि चोल वंश का यहां से कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट त्रिकोणात्मक संघर्ष के हिस्से थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, चंगेज खां का मूल नाम? जी कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प हो जाएगा, तेमुचिन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव दिए गए विकल्पों में से किस संप्रदाय से संबंधित है? जी असम से संबंध था दोस्तों। असम के महान धार्मिक और सामाजिक सुधारक थे शंकर देव और इनका जो है वैष्णव संप्रदाय से संबंध था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारिक एकाधिकार को कब खो दिया था? किस चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया था? बिल्कुल ठीक, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष? जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? विचार करके बताएं दोस्तों। जी दोस्तों हावड़ा षड्यंत्र केस यह 1910 की घटना है, सही है। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण जो है 1914 की घटना है। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930 की घटना है। बात करें दोस्तों अगर हम जालियांवाला काकोरी षड्यंत्र प्रकरण की, तो इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। दोस्तों अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग में काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर यह घटना
अंजाम दी गई थी। तो दोस्तों यहां पर 1924 के स्थान पर यदि होता 1925 तो यह भी सही सुमेलित होता है। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प है। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत किसके द्वारा किस राज्य में संगठित किया गया था? जी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। विनायक दामोदर द्वारा स्थापित 1899 में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में नासिक महाराष्ट्र में अभिनव भारत नाम के नए नाम से दोस्तों परिवर्तित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक है? द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट, जी कर्जन, ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किस में महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी से संबंधित जो जानकारी है आपको उसका दायरा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी से संबंधित जो उनके आंदोलन है, सम्मेलन है, या फिर जो उन्होंने आजादी में भूमिका निभाई है, किसकी अध्यक्षता की है और कौन कौन से आंदोलन उन्होंने चलाए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल ठीक, द्वितीय में ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस पर आधारित है? प्रसिद्ध उपन्यास है दोस्तों आनंद मठ, जी सन्यासी विद्रोही पर आधारित है बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? जी अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना वर्ष 1936 में स्वामी सहजानंद द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। कब स्थापना की गई थी दोस्तों? 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। तो दोस्तों किस वर्ष में विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था? जी दोस्तों स्वामी विवेकानंद जो है वो नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे थे और 1893 में वे शिकागो मतलब जो अमेरिका है वहां गए थे, जहां उन्होंने विश्व धर्म संसद में अपना अविस्मरणीय वक्तव्य दिया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, राजा जनता के लिए है, जनता राजा के लिए नहीं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? जी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने कहा था राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहां सदाबहार वन पाया जाता है? जी अब मानसून, वन, मिट्टी, सिंचाई परियोजना और कृषि से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें इस प्रश्न की, पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? जी हमारा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरिन के मध्य स्थित है? जी दोस्तों कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरिन के मध्य कोरोमंडल तट स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा और इसका विस्तार जो है दोस्तों भारत के दक्षिण प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फर्ड डीवी बिंदु से तमिलनाडु के कैप कमोरिन तक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जी क्या आप जानते हैं निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? जी ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। राजघाट बांध को बेतवा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? जी दोस्तों अगर हम बात करें तो देखिए
जिसका रॉ मटेरियल कच्चा माल जो है वजन में ज्यादा होता है, तो उसकी उपलब्धि जो है वो आवश्यक होती है। जैसे अगर हम बात करें लोहा, इस्पात की, शर्करा की और सीमेंट की, तो ये सब हैवी मटेरियल है। अगर इनका रॉ मटेरियल बहुत दूर से आएगा तो जो भाड़े पर खर्चा है वो बहुत ज्यादा होने की वजह से उत्पादन की लागत बहुत बढ़ जाएगी। मगर इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में ऐसा नहीं है। अगर आप बात करें ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में यह पूछा जा चुका है। जी कनाडा ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा कनाडा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की जो समुद्री तट रेखाएं हैं वह लगभग 7,500 किलोमीटर की है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी या द्वीप है? जी स्थल मंडल से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस प्रश्न की बात करें ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया वेरन द्वीप इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? जी मित्रों विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल ठीक, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के इक्वाडोर में स्थित माउंट कोटोपैक्सी, और निष्क्रिय ज्वालामुखी की बात करें दोस्तों तो एकांकागुआ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा माउंट कोटोपैक्सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, ज्वालामुखी और देश आपके समक्ष दे रखे हैं, मिलान करके बताना है कि कौन सा इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। जी दोस्तों क्या आप चाहते हैं सबनकाया जो है किस देश में है? जी पेरू देश में है। ये सबनकाया ज्वालामुखी जो है पेरू देश में है। कोड हो जाएगा दोस्तों हमारा 2। माउंट एटना की बात करें दोस्तों तो इटली में है, ये कोड हो जाएगा 1। कोलिमा की बात करें दोस्तों तो कोलिमा जो है वो मैक्सिको में आता है, कोड हो जाएगा 4। और मेरापी की बात करें दोस्तों इंडोनेशिया इस प्रश्न के लिए, तो यहां से अगर हम देखें 2, 1, 4, 3 इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जी क्या आप जानते हैं निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया, जी बैकॉक झील को ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों विश्व की सबसे गहरी झील है रूस के साइबेरिया क्षेत्र में, जिसका नाम है बैकॉल झील। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार कहां पाया जाता है? किस देश में पाया जाता है? जी लगभग 31% जो यूरेनियम का प्रोडक्शन करता है वह अकेले ऑस्ट्रेलिया करता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की जननांकिकी विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? जी दोस्तों जनसंख्या और नगरीकरण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें इस प्रश्न की तो दिए गए ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया रहन सहन का स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो जनसंख्या की जननांकिकी विशेषताओं का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा जनसंख्या का घनत्व, लिंगानुपात और ग्रामीण शहरी जनसंख्या या इनका अनुपात जो है जनसंख्या की जननांकिकी विशेषताओं का हिस्सा होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? जी दोस्तों अगर हम देखें तो जोतों के आकार में कमी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव है, बढ़ती हुई बेरोजगारी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव, अनाजों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव। बात करें ऑप्शन नंबर ए की कि कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि, तो दोस्तों जब हमारे पास काम करने वाले ज्यादा होंगे तो अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। जी दोस्तों बहुत ही उच्च गति से हमारी जो जनसंख्या है वह बढ़ती जा रही है, तो जो ऊपर जाएगा उसे कभी ना कभी तो नीचे आना ही पड़ेगा, मतलब निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में साक्षरता दर सबसे कम कौन से राज्य में है?
जी, दिए गए विकल्पों की बात करें, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। 61.8% साक्षरता दर है बिहार की, जो भारत के अन्य राज्यों से काफी कम है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है? जी दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव था। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो उनके अनुसार इन्हीं से देश की राजनीतिक शिक्षा आरंभ होती है और इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में जिला उप विभाग, तालुका और तहसील बोर्ड बनाने का प्रावधान हुआ और नगरों में दोस्तों नगर पालिकाएं स्थापित की गई, जो वर्तमान में नगर निगम भी है, और इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित आय के साधन भी दिए गए, इसीलिए इसे स्थानीय स्वायत्त शासन कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? जी, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन ठीक है, भूमि खेत जोतों का अधिकतम सीमा का निर्धारण और काश्तकारी सुधार, यह जो है बिल्कुल सही है। इसके अलावा बहुफसली योजना इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? जी, राइट टू इंफॉर्मेशन के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सही है? यह एक अवैधिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? जी, इमरजेंसी के दौरान भी किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विचार करके बताएं दोस्तों, राज्य वित्त आयोग के बारे में बात हो रही है, कौन सा कथन सही हो जाएगा? जी, राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 भाग 1 के तहत राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। यह संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह एक संवैधानिक संस्था है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, कथन और कारण आपके समक्ष दिए गए हैं, विकल्प से चयन करके बताना है कि क्या सही है। कथन को देखते हैं कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कारण क्या है? मौलिक अधिकारों का अध्ययन अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो विचार करके बताएं दोस्तों, क्या सही है दिए गए विकल्पों में से? जी, दोनों ही बातें सही है। हमारा संविधान जो है विश्व के सबसे लंबे संविधान है और मौलिक अधिकारों का जो अध्याय है अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, मगर ए जो है वो सही है, मगर आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर बी महान्यायवादी को ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दोस्तों, संविधान की अनुसूचियां जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? जी दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुए थे, तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे और इन्हें अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? जी दोस्तों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2008 में संसद द्वारा पारित किया था और इसे
30 दिसंबर 2008 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? बिल्कुल ठीक, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1972 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, मानव पूंजी से बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है। जी, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग किसे अग्रसारित करता है? जी, कुशलता में विकास, उत्पादकता में वृद्धि तथा संसाधनों का समुचित प्रयोग, उपरोक्त सभी को मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है। तो दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, हरित क्रांति नई व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं शताब्दी में प्रारंभ की गई थी। तो विचार करके बताएं कि किस दशक में हरित क्रांति प्रारंभ की गई थी? जी, 1966 में हुआ था। तो सीधी सी बात है कि 20वीं सदी के 7वें दशक के दौरान। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प। अगला प्रश्न, जी, हमारे घरों पर इस्तेमाल होती है CFL, फुल फॉर्म क्या है? जी, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जी, आइंस्टाइन को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वह किस सिद्धांत के लिए या फिर किस प्रभाव के लिए दिया गया था? जी, महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार वर्ष 1921 में प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? जी, समानांतर समतल दर्पणों के मध्य यदि प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को रख दिया जाए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी, क्योंकि प्रत्येक प्रतिबिंब परावर्तित होकर एक नया प्रतिबिंब बनाता है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। सामान्य विज्ञान का यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ विंडो बनाना है, ग्लास बनाना है, उसके लिए जी पॉलीकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जी, पूछा गया है कौन सही सुमेलित है दोस्तों? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें ओजोन रिक्तता, तो दोस्तों हम जानते हैं कि सूर्य की परावैंगनी किरणें जो है हमारी त्वचा को अत्यधिक नुकसान पहुंचा सकती हैं। ओजोन जो है वो हमारी रक्षा करता है और ओजोन की रिक्तता के कारण जो है वो स्किन कैंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? जी दोस्तों, अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार डॉक्टर S.B. देसाई ने किया था और गोबर गैस ऊर्जा उत्पादन व अपशिष्ट निर्माण की पर्यावरण मित्र तकनीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? विचार करके बताएं दोस्तों कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जी दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा ऊन जो है एक प्रकार की प्रोटीन है, रबर एक प्राकृतिक बहुलक है और फुलरीन जो है कार्बन का एक अपर रूप है। ऑप्शन नंबर बी वेरी गुड बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज जो है वो कौन सा एसिड निकालता है? जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, सल्फेनिक एसिड इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन जो होता है उसका कार्य क्या होता है? हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन क्या करता है? जी दोस्तों, रेड ब्लड सेल्स होती है हमारी, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं जिसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों दो कोड आपको दे रखे हैं और एक में विटामिन और उसकी कमी से होने वाली जो बीमारियां हैं
वह आपको दे रखी है। मिलान करके बताना है कि कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। जी, विटामिन सी की कमी से दोस्तों होता है स्कर्वी, कोड हो जाएगा हमारा 4। फोलिक एसिड की कमी से दोस्तों रक्ताल्पता हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है, कोड हो जाएगा 3। विटामिन ए की कमी से तो दोस्तों हम सभी जानते हैं रतौंधी, और विटामिन बी1 की कमी से दोस्तों हमें हो जाता है बेरी बेरी। तो 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों कई सारी क्रांति है, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, मत्स्य क्रांति। तो बात करें इस प्रश्न की तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर ए बी दुग्ध उत्पादन जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। चलिए दोस्तों विचार करके बताएं कि हरित क्रांति का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे है? जी, हरित क्रांति का संबंध हो जाएगा गेहूं उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जी कई बार आपने सुना होगा सीएनजी हमारे वाहन में उपयोग किया जाता है, फुल फॉर्म दिए गए विकल्पों में से क्या होती है? जी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? जी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। बायोगैस संयंत्र जो है शक्ति और खाद्य दोनों दे सकता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, पर्यावरण में ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि होती है, तो दोस्तों किसके कारण होती है? और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन कौन सी गैसें होती हैं या फिर इसके क्या प्रभाव होते हैं, और यह सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है? विचार करके बताएं कि किसका सुमेल है। जी दोस्तों, अगर हम बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना जो है वो 1935 में एजी टांसले द्वारा सबसे पहले की गई थी, और दोस्तों उनके अनुसार हरे पौधों को यदि पारिस्थितिकी तंत्र का आधार कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ऑप्शन नंबर ए सी जो है हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? जी, हम पहले भी देख चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? जी दोस्तों, लाइकेन जो है वायु प्रदूषक के संकेतक होते हैं, और जहां पर वायु प्रदूषक अधिक होगा वहां पर ये नहीं उगते हैं, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत का दूसरा फॉरेंसिक विश्वविद्यालय निम्न में से कहां स्थापित होने के लिए प्रस्तावित है? जी दोस्तों, फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी, भारत की द्वितीय फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी कहां स्थापित होने वाली है? जी, ऑप्शन नंबर डी रामपुर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है? जी, अग्नि 5 के बारे में दिए गए विकल्पों में से कौन एक सही नहीं है? जी दोस्तों, अग्नि 5 मिसाइल को सतह और आकाश दोनों से प्रक्षेपित किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता की बात करें दोस्तों तो अधिकतम 5000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, और यह जो है दुश्मनों के रडार की पहुंच से बाहर रहती है। और बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो जिन्होंने भी बताया कि यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, क्योंकि यह पूर्णतः स्वदेशी है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? जी, ऑप्शन नंबर बी 25 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कई सारी योजनाएं और मिशन आपके समक्ष हैं, उनसे संबंधित वर्ष आपको दिए गए हैं। जी दोस्तों, जन श्री बीमा योजना 2000 में शुरुआत हुई थी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, ये आम आदमी बीमा योजना यह 2007 में हुई थी। दोस्तों MG नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा मतलब मनरेगा जो योजना है यह 2005 में स्वीकृत हुई थी, और
2 फरवरी 2000 से इस योजना का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का हिस्सा कौन है? जी, भारत निर्माण का हिस्सा है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। दोस्तों, सबसे आखिरी प्रश्न आज की वीडियो का, हाली पद्धति किससे संबंधित थी? हाली पद्धति दिए गए विकल्पों में किससे संबंधित थी? जी, बंधुआ मजदूर पद्धति या व्यवस्था को हमारे देश के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों और से पुकारा जाता है, जिसमें हाली नाम का भी प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बंधुआ मजदूर से संबंधित है हाली पद्धति, इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि